हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, और हम देख रहे थे अपना यूनिट 1 जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और फ्रेंड्स, अभी तक हमने अपना सब यूनिट 1.0, 1.1, 1.2.A, 1.2.B कंप्लीट कर लिया है, और आज हम देखने वाले हैं अपना सब यूनिट 1.3 जिसका नाम है कंसीडरेशन। सो फ्रेंड्स, इन दिस टॉपिक वी विल एक्सप्लोर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन, यानी कि कंसीडरेशन की मीनिंग क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंसीडरेशन इन एन एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट में कंसीडरेशन का कितना इंपॉर्टेंस है ये भी हम जानेंगे। अनलॉफुल कंसीडरेशन क्या होता है, इन एडुकेसी ऑफ कंसीडरेशन क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कंसीडरेशन के, ये भी हम जानेंगे। और लास्ट में फ्रेंड्स हम काइंड्स ऑफ कंसीडरेशन जानेंगे। अगर आपका कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है या आप इसी कॉलेज के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन, यानी कि कंसीडरेशन की मीनिंग क्या होती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेयर एक्ट होगी या आपके पास अवतार सिंह की बुक होगी तो आप उसमें देखेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप वहां देखेगा कि सेक्शन 2 क्लॉज डी में कंसीडरेशन की मीनिंग लिखी हुई है। वहां लिखा है कि कंसीडरेशन क्या होता है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, तो चलिए मैं बताता हूं। कह रहा है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस। देखिए, मैं समझता हूं कि आपको समझ नहीं आया होगा या आपको डेफिनेशन बहुत ही घुमा दिया होगा, लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम यह है कि आपको बहुत ही अच्छे से इसे एक्सप्लेन करना। फ्रेंड, क्या होता है ना, बेसिकली आपको डेफिनेशन जानने से पहले बेसिकली आपको दो टर्म को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। पहला कि फ्रेंड प्रोमिसर क्या होता है और दूसरा प्रोमिसी क्या होता है। फ्रेंड, प्रोमिसर कौन होता है ना, जो वादा करता है वो प्रोमिसर होता है, और प्रोमिसी कौन होता है, जो वादे को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो वादा करता है वो होता है प्रोमिसर और जो वादे को एक्सेप्ट करता है वो होता है प्रोमिसी। फ्रेंड, डेफिनेशन हमारा ये कहना चाह रहा है, जब प्रोमिसर की डिजायर पर प्रोमिसी या कोई थर्ड पर्सन कुछ करता है या करने से रुकता है या फ्यूचर में करने का प्रॉमिस करता है तो उसे हम कंसीडरेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे हम बात करते हैं। फ्रेंड, सिंपल वर्ड्स में कहना चाह रहा है, कंसीडरेशन इज द प्राइस पेड इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन एक्ट, अब्सटेंस और अ प्रॉमिस। फ्रेंड, कहना ये चाह रहा है कि कंसीडरेशन का मतलब हुआ प्राइस ऑफ ए प्रॉमिस। अब आप कहोगे भाई प्राइस ऑफ ए प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ। कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि बिना कंसीडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, एक्सेप्ट बता दूं आपको सेक्शन 25 में जो स्पेशल केसेस लिखे हुए हैं उसको छोड़ करके। अब आप खुद समझिए कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या हुआ जहां पर कोई कंसीडरेशन ही नहीं हुआ हो। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कंसीडरेशन के बारे में तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ, एग्जांपल से आप समझ जाओगे। और तब भी नहीं समझ आएगा तो आप एक काम करिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो मेरी पहली वीडियो थी आप उसको देख के आइएगा। क्या रहा है फ्रेंड, ए से टू बी, आई वांट टू सेल माई कार टू यू फॉर ₹2 लाख। ए गिव हिज कार एंड बी गिव ₹2 लाख इन रिटर्न, दिस इज अ कंसीडरेशन। यानी कि फ्रेंड क्या है ना, ए बी से बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी कार 2 लाख में बेचूंगा। तो फ्रेंड ऐसे में ए ने बी को अपनी कार बेची और बी ने उसके बदले में उसे 2 लाख रुपए दिए। तो फ्रेंड ये कंसीडरेशन हुआ, यानी कि दोनों लोगों ने, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ दिया। तो फ्रेंड वही होता है कंसीडरेशन। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंसीडरेशन इन एन एग्रीमेंट। ठीक है फ्रेंड, पहला हमारा कह रहा है कंसीडरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि फ्रेंड्स कहने का मतलब यह है कि हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन जरूरी है। दूसरा कह रहा है विदाउट कंसीडरेशन एन एग्रीमेंट इज वॉइड, यानी कि बिना कंसीडरेशन के एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। सेक्शन 25 में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है नो कंसीडरेशन इक्वल्स टू वॉइड एग्रीमेंट, यानी कि कंसीडरेशन के बिना एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। थर्ड है हमारा फ्रेंड्स, इट इंश्योर दैट द एग्रीमेंट इज नॉट वन साइडेड बट इट इन्वॉल्व म्यूचुअल एक्सचेंज। यानी कि फ्रेंड ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जहां पर सिर्फ एक पार्टी दूसरे को कुछ रिटर्न में दे रही हो, दूसरे पार्टी को भी उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। यानी कि उन दोनों के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होना चाहिए, यानी ऐसा होना चाहिए कि एक पार्टी कुछ देगी तो दूसरी पार्टी भी उसे कुछ देगी, यानी कि उसे रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। फोर्थ हमारा फ्रेंड है, इट एक्ट एज एविडेंस ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। यानी कि फ्रेंड ये लीगल इंटेंशन को प्रूव करता है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है फ्रेंड, इफ ए प्रोमिसेस टू गिव अ कार टू बी फॉर फ्री
इट विल बी जस्ट अ प्रॉमिस एंड नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन इन इट। फ्रेंड क्या हो रहा है ना, ए अपनी कार बी को बिल्कुल फ्री में बेच रहा है और बी उसको बदले में कुछ नहीं दे रहा है, यानी कि उसे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, शून्य मिल रहा है। तो फ्रेंड ऐसे में ये एक प्रॉमिस होगा, ना कि कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि फ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होता है, लेकिन यहां पर तो एक पार्टी तो दे रही दूसरे पार्टी को, लेकिन बी पार्टी उसे कुछ नहीं दे रही है। तो फ्रेंड ये सिर्फ एक प्रॉमिस हुआ, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ये कंसिडरेशन नहीं होगा। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अनलॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, अब हम इसको जानते हैं। मीनिंग हमारा फ्रेंड्स कह रहा है, कंसिडरेशन इज अनलॉफुल व्हेन द ऑब्जेक्ट और द एक्ट एग्री अपॉन इज फॉरबिडन बाय लॉ, फ्रॉडलेंट, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फ्रेंड्स कहने का मतलब यह है कि ऐसा कंसिडरेशन जो अनलॉफुल है, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट का यूज किया गया हो कंसिडरेशन में जो कि अनलॉफुल है, तो फ्रेंड वो एक अनलॉफुल कंसिडरेशन होता है। जैसे कि फ्रेंड फॉरबिडन बाय लॉ हो, फ्रॉडलेंट हुआ हो, इमोरल हुआ हो, अपोज हुआ हो या पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड में हो, तो फ्रेंड्स वो एक अनलॉफुल कंसिडरेशन होता है। फीचर्स की बात करते हैं अनलॉफुल कंसिडरेशन की। फ्रेंड पहला है इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि अगर वो लॉ के द्वारा मना किया गया हो तो वो एक अनलॉफुल कंसिडरेशन होगा। दूसरा है फ्रेंड इफ इट इज अ फ्रॉडलेंट द नेचर, यानी कि अगर वो फ्रॉडलेंट नेचर का होगा तो वो भी एक अनलॉफुल कंसिडरेशन होगा। तीसरा है फ्रेंड इफ इट कॉजेज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी को, यानी कि फ्रेंड ऐसा कंसिडरेशन जो किसी को नुकसान पहुंचा रहा हो तो वो भी एक अनलॉफुल कंसिडरेशन में आएगा। फोर्थ हमारा है इफ द कोर्ट रिगार्ड इट इज इमोरल, यानी कि कोर्ट के दायरे में अगर वो इमोरल है, इमोरल यानी कि सोसाइटी के एथिक्स, यानी कि सोसाइटी के एथिक्स के अगेंस्ट है, तो फ्रेंड वो भी एक अनलॉफुल कंसिडरेशन होगा। फिफ्थ है फ्रेंड इफ इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, यानी कि फ्रेंड ऐसा कंसिडरेशन जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो वो भी एक अनलॉफुल कंसिडरेशन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड, एग्जाम्पल से आपको अनलॉफुल कंसिडरेशन के बारे में समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैंने हर एक चीज में एग्जाम्पल का यूज किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम्पल है ए प्रोमिसेस टू पे बी ₹10,000 if B agree to smuggle goods, the consideration is unlawful, hence the agreement is void। कि फिर यहाँ पर क्या है कि A ने B से बोला कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा अगर तुम मेरे लिए स्मगलिंग करोगे। तो फ्रेंड आप बताइए क्या स्मगलिंग करना लॉ के अंदर अच्छा है? क्या लॉ इस चीज को सपोर्ट करता है? नहीं करता है। लॉ स्मगलिंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो ऐसे में फ्रेंड जो ये कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल कंसिडरेशन हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि इन एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल हमारा कह रहा है फ्रेंड, द लॉ डज नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन टू बी एडुकेट, कोर्ट ओनली चेक इफ इट इज लॉफुल, नॉट वेदर इट इज इक्वल इन वैल्यू। यानी कि फ्रेंड रूल हमारा कहना ये चाह रहा है कि लॉ के लिए कंसिडरेशन का इक्वल वैल्यू होना जरूरी नहीं है, कोर्ट सिर्फ ये देखता है कि ये लॉफुल है या नहीं है। बट इन एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन में बी एविडेंस ऑफ फ्रॉड, कुअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रेंड लेकिन अगर कंसिडरेशन बहुत इनएडुकेट है तो डाउट क्रिएट कर सकता है कि एग्रीमेंट फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस या कुअर्जन से बना है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया होगा इन एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन तो देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। एग्जांपल है फ्रेंड, ए एग्री टू सेल हिज गोल्ड रिंग वर्थ ₹50,000 टू बी फॉर ओनली 500। Though the consideration is inadequate, the contract is valid if a consent is free। तो फ्रेंड एक व्यक्ति है ए जिसके पास एक गोल्ड की रिंग है, यानी कि एक सोने की अंगूठी है और उसकी जो कीमत है वो 50,000 रुपए है, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 50,000 रुपए है। और फ्रेंड जो ए व्यक्ति है वो अपनी 50,000 की गोल्ड की रिंग को बी को सिर्फ मात्र 500 में बेच देता है। तो फ्रेंड आप भी सोच रहे हो कि बेवकूफ है क्या? तो फ्रेंड कोर्ट के सामने सवाल ये होगा कि देखिए कोर्ट मना नहीं करेगा कि ऐसा क्यों है कि तुमने 50,000 की रिंग को तुमने 500 में क्यों बेच दिया, कोर्ट ये नहीं कहेगा। कोर्ट बस ये चेक करेगा कि ऐसा तो नहीं हुआ है कि दूसरे पार्टी के द्वारा उसे फोर्स किया गया हो कि तुम्हें अपनी 50,000 की रिंग को मुझे 500 में बेचना पड़ेगा। यानी कि फ्रेंड यहाँ पर क्या होगा कि कोर्ट बस ये चेक करेगा कि बी व्यक्ति ने उस पर प्रेशर तो नहीं बनाया है, उसके साथ फ्रॉड तो नहीं किया है। तो अगर उसके साथ फ्रॉड किया गया होगा या प्रेशर बनाया गया होगा तो ये एक वॉइडेबल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अपने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन को, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा कह रहा है फ्रेंड, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कंसिडरेशन शुड बी गिवन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि फ्रेंड जो एक्ट हुआ हो वो प्रोमिसर के कहने पर होना चाहिए, यानी कि जो कंसिडरेशन हो रहा है वो प्रोमिसर के कहने पर होना चाहिए। ठीक है, ये है। दूसरा है, इफ डन वॉलंटरली और एट द डिजायर ऑफ अ थर्ड पार्टी
इट इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन। यानी कि फ्रेंड यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है दो व्यक्तियों के बीच में, उन्हीं के बीच में कंसिडरेशन होना चाहिए, थर्ड पार्टी यहाँ पर नहीं आ सकता। तो फ्रेंड ऐसे में वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। केस हमारा है दुर्गा प्रसाद वर्सा बालदेव, जिसमें आपको ऐसा ही कुछ फैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा फ्रेंड है मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी। ठीक है, कह रहा है कंसिडरेशन मस्ट कम फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमिस। यानी कि फ्रेंड्स कहना ये चाह रहा है कि प्रोमिसी कंसिडरेशन देता है, लेकिन इंडिया में एनी अदर पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है। इसका एक केस लॉ है चिनैया वर्सेस ब्रह्मैया, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम बात करते हैं नीड नॉट टू बी एडुकेट। अभी हमने बात किया था वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट मैटर ओनली इट्स लेगलिटी। यानी कि फ्रेंड जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन इक्वल है या नहीं है, बस लॉफुल होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी को फोर्स किया गया हो कि नहीं अपने सामान को मुझे इतने प्राइस में बेचो, यानी कि अगर 50,000 की अंगूठी है तो मुझे सिर्फ 500 में बेचो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ है हमारा फ्रेंड मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। इसको अभी हम आगे देखेंगे, ये एक सेपरेट अभी ये टॉपिक अभी हमारा आएगा, इसी में आएगा। पहला हमारा है पास्ट। पास्ट कह रहा है एक्ट ऑलरेडी डन, यानी कि पहले ही काम हो चुका हो, बाद में प्रॉमिस मिले तो वो एक ऐसा कंसिडरेशन हो जाएगा। दूसरा है प्रेजेंट, एक्ट डन एट द सेम टाइम एज अ प्रॉमिस, यानी कि प्रॉमिस और कंसिडरेशन एक ही वक्त में हो जाएगा, तो वो होता है प्रेजेंट कंसिडरेशन। थर्ड हमारा है फ्यूचर, प्रॉमिस टू डू इन फ्यूचर, यानी कि प्रॉमिस बाद में फुलफिल होगा, तो वो होता है फ्यूचर। फिफ्थ फ्रेंड्स हमारा है मस्ट नॉट बी इलीगल, यानी कि कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि कंसिडरेशन जो हो रहा हो वो लॉफुल होना चाहिए, लॉ के द्वारा फॉरबिडन नहीं होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखिएगा। सिक्स्थ हमारा है मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी, इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के सामने, लॉ की आंखों के सामने वो सही होना चाहिए। इमेजिनरी और इम्पॉसिबल कंसिडरेशन इज इनवैलिड, यानी कि पहला कि वो रियल होना चाहिए और साथ ही साथ इम्पॉसिबल या इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन। अभी हमने बात किया ना कि हम बात करेंगे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की, तो वही है ये। फ्रेंड्स पहला हमारा है पास्ट कंसिडरेशन। ये कह रहा है व्हेन कंसिडरेशन इज गिवन फॉर अ प्रॉमिस बिफोर द प्रॉमिस इज मेड, यानी कि फ्रेंड जब एक्ट पहले ही हो चुका होता है और बाद में प्रॉमिस मिलता है तो वो होता है पास्ट कंसिडरेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, ए हेल्प बी लेटर बी प्रोमिसेस टू पे ए रुपीज 1000, यानी कि फ्रेंड ए ने बी की हेल्प की तो बी ने उसे ये प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, तो फ्रेंड वो होता है पास्ट कंसिडरेशन का एग्जाम्पल। दूसरा फ्रेंड्स हमारा है प्रेजेंट कंसिडरेशन, जिसको एग्जाम में आप एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी लिख सकते हो। ये कह रहा है व्हेन कंसिडरेशन मूव्स सिमिल्टेनियसली विद द प्रॉमिस, यानी कि जब दोनों पार्टियां एक साथ अपना एक्ट कंप्लीट करती हैं तो फ्रेंड वो होता है प्रेजेंट कंसिडरेशन। एग्जाम्पल, ए इमीडिएटली पेड द मनी एंड बी इमीडिएटली डिलीवर द गुड्स, यानी कि फ्रेंड ए ने बी को तुरंत पैसे दिए और बी ने उसे तुरंत सामान दे दिया, तो ये होता है प्रेजेंट कंसिडरेशन या एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। आगे बात करते हैं, थर्ड हमारा है फ्यूचर कंसिडरेशन, जिसको हम एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन भी कहते हैं। ये कह रहा है व्हेन कंसिडरेशन इज टू बी गिवन एट अ फ्यूचर डेट, यानी कि फ्रेंड जब दोनों पार्टियां फ्यूचर में एक्ट करने का प्रॉमिस करती है तो वो होता है फ्यूचर कंसिडरेशन। एग्जाम्पल है, ए प्रोमिसेस टू डिलीवर द गुड्स विद इन अ वीक एंड बी प्रोमिसेस टू मेक द पेमेंट देन, यानी कि फ्रेंड्स ए प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक हफ्ते में सामान डिलीवर कर देगा और बी प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें उस टाइम ही पेमेंट करूंगा जब तुम मुझे डिलीवर करोगे, तो फ्रेंड ये होता है फ्यूचर कंसिडरेशन। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इसी चीज के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जा करके इस नोट्स को देख सकते हो, वहां मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको डाउट आ रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।